नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज इनके बारे में हम लोग पूरी डिटेल खंगालेंगे और जितना भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का होगा वो सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। तो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने समझाया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो तोड़ के यानी कि 3 भागों में तोड़ के जिस वैज्ञानिक समझाया उनका नाम है स्वेस। तो स्वेस वैज्ञानिक ने ये कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के थे वैज्ञानिक। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे से समझाया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझाया। कौन? स्वेस के वैज्ञानिक जो थे, जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने समझाया। तो पृथ्वी के अंदर जानना बहुत ही मुश्किल बात है और हम झांक नहीं सकते हैं। इसलिए अधिकतम जो इंसान जो खुदाई किया है वो साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाए हैं। हम लोग पृथ्वी के अंदर जो गए हैं वो 4 किलोमीटर तक अंदर गए हैं। अफ्रीका में खदान जो है वहाँ 4 किलोमीटर तक अंदर गया है, लेकिन अंदर जाने पर टेम्परेचर इतना वृद्धि होता है कि हम उसके ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। अंटार्कटिका महादेश जो बर्फ़ों का महादेश है वहाँ पे एक ड्रिल किया गया था। वो ड्रिल 12 किलोमीटर तक ही किया गया था, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल जो जिससे करते हैं वो गल जाएगा। तो इस तरह से इतना अंदर हम इससे ज़्यादा अंदर हम नहीं जा सके, ठीक है। जबकि मान लीजिए पृथ्वी क्या है? हमारा एक ग्लोब है। ग्लोब एक काल्पनिक पृथ्वी है। इस पृथ्वी को, ठीक है, इस पृथ्वी के केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है। तो हमें पृथ्वी के अंदर जाना है तो यहाँ से यहाँ तक झांकना पड़ेगा तब ना हम जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम दूरी देखते हैं तो इसका दूरी है 63,071 किलोमीटर। यानी कि इतना किलोमीटर का अध्ययन करेंगे तब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्पष्ट जान पाएंगे। इधर भी करेंगे तो उतना ही दूरी होगा, इधर भी करेंगे उतना ही दूरी होगा, इधर भी करेंगे इधर कितना भी, क्योंकि त्रिज्या है तो सब केंद्र से सब बराबर ही होता है। आप मैथ में जानते होंगे। लेकिन हम लोग 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाए हैं और 4 किलोमीटर अंदर तक पहुँचे हैं हम लोग। तो मान लीजिए इसको काट लिए, मान लीजिए केक है, पृथ्वी को एक केक समझ लिए और ये इस पोर्शन को हम निकाल लिए, ठीक है, इस पोर्शन को हम निकाल लिए। तो आज हम इस पोर्शन को का ही अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या बातें हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 2 स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत देखिए क्या क्या है। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में हम लोग ज्वालामुखी लेते हैं, ज्वालामुखी। उसके बाद हम लोग भूकंप लेते हैं और उसके बाद हम उल्का लेते हैं। उल्का पिंड लीजिए, काहे कि नीचे गिरने के बाद वो पिंड कहलाता है, उल्का पिंड ले लिए। और प्राकृतिक स्रोत में देखिए, और प्राकृतिक स्रोत में क्या हो गया? दाब हो गया, जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। उसके बाद घनत्व हो गया, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, और उसके बाद तापमान, जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये अप्राकृतिक स्रोत को हम एक बार समझा देते हैं। ज्वालामुखी से जब मैग्मा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो हमें लगता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ तरल पदार्थ में है, तभी तो वो बाहर निकला है ना। तो इससे हमें कुछ जानकारी पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ मैग्मा है, और पृथ्वी के अंदर जब रहता है तो उसे लावा बोलते हैं, जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। तो लेकिन तो वो भी ज्वालामुखी हमें 60 किलोमीटर तक ही आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा पाता है। जानकारी का स्रोत सबसे अच्छा क्या है? भूकंप है। भूकंप में आप लोग पढ़े होंगे PS और L तरंग, PS और L तरंग। आपको पता होगा P तरंग सभी में गमन कर लेती है, ठोस द्रव में, और जबकि S तरंग जो तरंग है वो द्रव में गमन नहीं कर पाता है। तो इससे आपको लगता होगा इस भूकंप का ही स्रोत से हम लोग पता कर लेते हैं पी तरंग का अध्ययन करके और एस तरंग का अध्ययन करके कि पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है और
क्या क्या चीज़ पाया गया है। तो इसका देखिए चैप्टर ही होगा जिसमें हम भूकंप पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसके बाद उल्का पिंड देखिए, उल्का पिंड क्या होता है कि जब पत्थर ब्रह्मांड में छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं, ठीक है, जब घूमते रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उधर अंदर में खिंचा जाता है। जब वो अंदर में खिंचाता है तो मध्य अंदर जो कि जिसका तापमान न्यूनतम होता है उसमें क्या होता है, वो रगड़ खाता है तो वो जलने लगता है। जब जल के कुछ शेष बचा और पृथ्वी पे आके गिर गया तो उसे हम बोलते हैं उल्का पिंड। तो उस उल्का पिंड कहते हैं कहीं ना कहीं पृथ्वी का भी निर्माण इसी तरह से हुआ होगा और पृथ्वी से ही टूट के उल्का पिंड सब बना होगा जब उस पर विस्फोट हुआ था। तो हमें लगता है कि उल्का पिंड का अध्ययन करके कि पृथ्वी के भी जो मेरा है वो इसी टाइप का होगा। उसके बाद देखिए दाब, ताप और तापमान को समझते हैं जो कि अप्राकृतिक स्रोत है। दाब, किसी चीज़ को अगर दबाइएगा, किसी चीज़ को आप दबाइएगा तो उसका डेंसिटी बढ़ता है। किसी चीज़ को आप दबाइएगा, जैसे रुई को आप दबा दिए, 1 kg रुई को दबा दिए आप तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी क्या होता है, किसी चीज़ का कठोरतापन। आप 1 kg लोहा लीजिए और 1 kg रुई लीजिए, किसी को 1 kg रुई फेंक के मारिए, किसी को 1 kg लोहा फेंक के मारिए, तो लोहा का डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में आया, लोहा का डेंसिटी ज़्यादा है रुई के तुलना में। तो दाब बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ता है, दाब बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ता है और दाब बढ़ने पर तापमान में भी वृद्धि होती है। यानी कि दाब बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा और या तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, और यानी कि तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं कि दाब बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ा तो तापमान में भी वृद्धि होने लगता है। लेकिन डेंसिटी भी एक हद तक ही बढ़ता है। आप रुई को दबा दीजिए तो एक लिमिट तक ही दबाइएगा, उससे ज़्यादा आप नहीं दबा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब हम नीचे अगर 32 मीटर जाते हैं, 32 मीटर अगर नीचे हम जाते हैं तो हमको 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाती है। 100 किलोमीटर तक ये वृद्धि इसी तरह से होती है, लेकिन 100 के बाद थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना कम हो जाएगा। कभी 10 मीटर पे, 12 मीटर पे, इस तरह से हल्का हल्का बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन 100 किलोमीटर तक इस तरह से वृद्धि होती है कि 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री की वृद्धि होती है। इतना बात आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, पेन कॉपी से इसको नोट करते रहिए आप। पृथ्वी का हम आंतरिक संरचना बनाते हैं, वही केक लिए, केक का एक टुकड़ा यानी कि पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिए हम, इसको ऐसे बनाइए, पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिए, ठीक, केक निकाल लिए। इसका अध्ययन करेंगे तो सारे पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा हम लोगों का। तो इसमें हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको देखिए ऐसे मिला दिए। हम लोग रहते कहाँ पे हैं, यहाँ पे रहते हैं। कहीं कहीं देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं महासागर है, कहीं कहीं महासागर है। तो महासागर का किनारा जो नीचे होता है वो धंसा हुआ रहता है, ज़्यादा नीचे भूपट पर जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं उससे तो सागर नीचे रहता है ना। अब देखिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और इसको 3 भागों में बांटते हैं। हम इसको भूपर्पटी बोलते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इसे क्रस्ट बोल सकते हैं, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और इसे हम लोग कोर या कोड बोल सकते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। भूपर्पटी का एक दूसरा नाम हम लोग इसको सियाल भी बोल सकते हैं, सियाल, इसे सीमा बोलते हैं, और इसे हम लोग नीफे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। देखिए यहाँ से अगर हम 30 किलोमीटर अपने से अगर 30 किलोमीटर अंदर जाए हम, तो हमें भूपर्पटी मिल जाएगा 30 किलोमीटर अंदर जाने पर। यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उससे थोड़ा सा 30 किलोमीटर के नीचे तक में हमें भूपर्पटी का मौजूद स्पष्टता मिल जाता है। जबकि महासागर में इसकी
पहुँच मात्र 5 किलोमीटर है, यानी कि महासागर से हम 5 ही किलोमीटर नीचे जाएंगे तो हम इसको स्पष्ट कर लेंगे। किसको? भूपर्पटी को। अब मेंटल को कर लेंगे और उसके बाद कोर को कर लेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या हम आपको बताए थे, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, इससे पहले वाले वीडियो में, इतना है पृथ्वी की त्रिज्या, इतना किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर हम 100 किलोमीटर यहाँ से, अगर 100 किलोमीटर ऊपर हम आए, 100 किलोमीटर तक हम आ गए तो हमको क्या मिल जाता है? भूपर्पटी का अध्ययन कर लेते हैं। जब यहाँ से आते हैं हम 2900 किलोमीटर पे नीचे, तो हमें क्या मिलता है? मेंटल। अब बाकी फिर 2900 के बाद के जो बचा वहाँ पे, यानी कि यहाँ से इस माइनस कर लीजिएगा 6300 में से, जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा? कोर। यानी कि ये हो गया आपका मेंटल, तो अब ये हो जाएगा आपका कोर। कितना? ये कोर हो जाएगा, यानी कि ऊपर से अगर 100 किलोमीटर रहता है भूपर्पटी, ऊपर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल, यानी कि इसमें घटा लीजिएगा, इतना बचेगा मेंटल। और ये पार्ट क्या किसका होता है? कोर का। यानी कि 2900 और 6371 के बीच का जो भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? कोर। इतना बात आपको पता चल गया? तो देखिए, तो पूछा जाता है कि महाद्वीपों से कितना किलोमीटर भूपर्पटी है गहराई में? तो 30 किलोमीटर, जबकि महासागरों में 5 किलोमीटर। इतना बात आपको क्लियर हो गया? भूपर्पटी यानी कि, अच्छा भूपर्पटी इसका नाम क्यों रखे, इसका मेंटल क्यों रखे? सीध सबका नाम भूपर्पटी ही क्यों ना रखे हम, या सबका मेंटल ही क्यों ना रखे? देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो इसका नाम अलग अलग रखा गया। अच्छा, जब अलग रखा गया तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी की इस बाउंड्री को, ऐसा कौन, ये जो बाउंड्री जो भूपर्पटी और मेंटल को अलग करता है, तो इस बाउंड्री को क्या नाम दिया गया? इस बाउंड्री को, तो इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। अच्छा, असंबद्धता थोड़ा सा लगता होगा हिंदी का डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो आप लोग इसको डिसकंटिन्यूटी पढ़ सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी, इंग्लिश में इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब कि जो कंटिन्यूटी चल रहा था उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे और इसके में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को हम अध्ययन करेंगे। और दोनों को जो अलग करता है, भूपर्पटी और मेंटल को जो अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो मोह असंबद्धता, जिसको बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर को जो अलग करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। इतना समझ में आ गया आपको ना? भूपर्पटी में सियाल, इसे हम लोग सियाल भी बोलते हैं। तो सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इस भूपर्पटी में सिलिका बोलिए या सिलिकन बोलिए, सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। मीनियम की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सियाल बोलते हैं। भूपर्पटी का मतलब निक नेम सियाल ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। इसे सीमा बोलते हैं। सिलिकन या सिलिका बोलिए, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, एम से मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। और कोर में निफे बोलते हैं, क्योंकि निकेल और लोहा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, इतना बात हम लोग को क्लियर हो गया कि भूपर्पटी को हम लोग सिलिका एल्युमिनियम बोलते हैं, क्योंकि सियाल भी बोल सकते हैं, इसको सीमा, इसको कोर बोलते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, भूपर्पटी को भी हम दो भागों में अलग कर सकते हैं। भूपर्पटी को भी दो भागों में अलग करते हैं। एक को बोल सकते हैं ऊपरी भूपर्पटी और एक को निचली भूपर्पटी। तो देखिए, यहाँ से अगर हम अलग किए भूपर्पटी को दो भागों में अलग किए, तो ये ऊपरी भूपर्पटी और ये निचली हो गई। क्यों अलग किए? क्योंकि यहाँ पे पी का जो चलने का स्पीड होता है वो कुछ और होता है और यहाँ पे कुछ और होता है। इसका डेंसिटी कुछ और होता है और इसका डेंसिटी कुछ और होता है। पूरे पृथ्वी का अगर घनत्व हम माने, पूरे पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या है? क्यूब है। तो
तो यही यहाँ पे डिफरेंस होता है। इसका नाम दिया गया है कोनार्ड, कोनार्ड असंबद्धता, असंबद्धता। ठीक है। इसी तरह मेंटल को दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्टी। रेप्टी, रेप्टी क्या? असंबद्धता। क्यों? और कोर को भी इसी तरह से दो भागों में करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं लोहमैन, लोहमैन असंबद्धता। ये आपके यूपीएससी या बीपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन हो गया कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन अलग करता है। तो कोनार्ड ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को रेप्टी असंबद्धता, और ऊपरी भूपर्टिका और निचली भूपर्टिका को कोनार्ड। लेकिन आपको कम से कम, आप दरोगा या एसएससी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी करते हैं, तो कम से कम ये याद जरूर रखिएगा, भूपर्टी और मेंटल को कौन अलग करता है तो मोह असंबद्धता, और मेंटल और कोर को कौन अलग करता है तो घुटने नंबर असंबद्धता। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर चल गया होगा। आप एक बात हम थोड़ा सा भूपर्टिका के बारे में जान लेते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो भी पूछा जाता है सटीक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। पहला हम भूपर्टी के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है भूपर्टिका कि 100 किलोमीटर इसकी गहराई है, 100 किलोमीटर इसकी गहराई है भूपर्टी की। दूसरा, जो कि पी तरंगे होती है, पी तरंगे, उसका रफ्तार 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड से 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में चलेगा पी तरंग और यहाँ पे कम स्पीड में चलता है, इसका रफ्तार ऐसे ऐसे रहता है। तीसरा हम कह सकते हैं ऊपरी मेंटल और निचली ऊपरी भूपर्टी और निचली भूपर्टी का तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, इतना से लेके इतना तक डेंसिटी है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और चौथा हम क्या बोल सकते थे, भूपर्टी में किसकी मात्रा अधिक है तो एल्युमिनियम प्लस इसका सिलिका की। तो इतना क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन भूपर्टी से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल जो है, मेंटल में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आपको पता ही होगा एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मात्रा है। दूसरा हम बोल सकते हैं पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी का कुल जितना आयतन है उसका आयतन का 83% मेंटल ही है, आयतन का 83% मेंटल ही है, और कुल पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% क्या है, सिर्फ मेंटल है। और द्रव्यमान का कितना है, 68%। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछेगा कुल पृथ्वी का 68% द्रव्यमान कौन है तो मेंटल है, आयतन 83% कौन है तो मेंटल है। तीसरा क्वेश्चन हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पी जो तरंग है 7.8 से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलती है। पी तरंग भूकंप जब पढ़ेंगे हम लोग, पी तरंग के बारे में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। अभी क्लियर करेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा और आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। चौथा हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी जो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 3 किसका लिखे तो ऊपरी मेंटल का, 5 किसका लिखे तो हम लोग निचली मेंटल का। ठीक है, तो कम से कम 1 2 3 4 और आप क्या पॉइंट लिखिएगा तो हो ही गया, इतना ही पॉइंट है। ठीक है, और एक चीज़ और लिख सकते हैं, छोड़िए इतना पॉइंट काफ़ी है। आप क्या लिखिएगा,
इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कोर के बारे में जान लेते हैं। कोर के बारे में, कोर में देखिए कोर का क्या पॉइंट बन सकता है कोर से। तो कोर में पहला पॉइंट निकेल प्लस लोहा है। दूसरा यहाँ पे 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पी तरंगे चलती है। सबसे ज़्यादा स्पीड से पी तरंग यहीं चलती है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा ठोस कौन होगा, ये होगा कोर, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसका डेंसिटी भी जो है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि डेंसिटी भी इसका सबसे ज़्यादा है। यानी कि ताप डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, डेंसिटी ओबियसली ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी इसका सबसे ज़्यादा है और इसका कम है, इसीलिए पृथ्वी का एवरेज जो निकलता है डेंसिटी का 5.5 निकलता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको पता चल गया होगा स्पीड से निकलता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो 2900 के बाद जो बचा है 1300 से 71 के बीच में, उसका क्या है, कोर है, ठीक है। कोर वो पार्ट है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये पूरा संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका पाया जाता है और इस भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका पाया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए। देखिए सिर्फ भूप्रपट्टी में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा तत्व किसका प्रतिशत तत्व ज़्यादा है, तो लिखते हैं यहाँ भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व किसका है, तो आप ऐसे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भूप्रपट्टी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%। भूप्रपट्टी में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा किस तत्व का प्रधानता है और संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा किस तत्व की प्रधानता है। तो संपूर्ण पृथ्वी में जब होगा, संपूर्ण पृथ्वी का जब बात आएगा तो सबसे ज़्यादा किसका है, लोहा। लोहा 35%, ठीक है। अच्छा पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, तो भूप्रपट्टी में किसकी मात्रा है, सिलिकॉन की। वही सिलिका जिसको सिलिकॉन की, वो कितना है 27.7%। उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम लिख सकते हैं कि सिलिकॉन एल्युमिनियम से ही बना है ना, तो एल्युमिनियम कितना है, तो 8.1%। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो लोहा कितना है, लोहा 5%। क्यों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा है, तो हम देख लेते हैं कि भूप्रपट्टी में कितना लोहा है, तो 5% लोहा है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो होगा मेंटल या कोर में होगा, ठीक है। तो कोर में है सबसे ज़्यादा। संपूर्ण पृथ्वी से आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा क्या है, तो लोहा है 35%। उसके बाद है क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद है ऑक्सीजन 30%, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिलिकॉन लिखते हैं। सिलिकॉन की यहाँ पे 15% लिख लीजिए। और ये आंकड़ा सटीक है, एनसीईआरटी के द्वारा लिखा गया है। हम जो भी पढ़ाते हैं एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आंकड़ा में आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिए। जो भी आंकड़ा आपको लगे गलत है तो कमेंट जरूर कीजिए। चौथा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 13% है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम के बाद निकल। एक बार निकल भी ले लेते हैं, निकल कितना है, निकल को हम देख लेते हैं। तो निकल 2.4% है, यानी कि इसका निकल को हम लोग देख लिए कि निकल कितना है, तो 2.4% है निकल। तो इस तरह से आप एक प्रीपेड चार्ट ले सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भूप्रपट्टी और मेंटल को अलग करने वाला को हम क्या कहते हैं, तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल और कोर को अलग करता है कौन, तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो अलग करता है उससे बोलते हैं हम क्या, इससे पहले बताते हैं कोना डिस्कंटिन्यूटी।
ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो अलग करता है उसे बोलते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, और ऊपरी कोल और निचली कोल को जो अलग करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग लोहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 32 मीटर जाने पे हमें 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि होती है। और इसे किसने समझाया था? तो स्वेज साहब ने इसे समझाया था। स्वेज साहब कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के थे। तो जय हिंद दोस्तों, अगले बार वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।